तो चलिए आज भारत की एक ऐसी नदी की बात करते हैं जो कह सकते हैं कि नियमों को तोड़कर बहती है। एक ऐसी भौगोलिक पहेली जो सबके सामने है, पर शायद उस पर किसी ने इतना गौर नहीं किया। देखिए, स्कूल में हम सबने पढ़ा है ना, कि भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां, गंगा हो गोदावरी हो, सब पूरब की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती हैं। एक तरह से ये एक नियम जैसा है। लेकिन एक नदी है, नर्मदा, जो इस नियम को बिल्कुल नहीं मानती। वो पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर की तरफ। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी धारा नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये एक बहुत ही विशाल नदी है, मतलब 1310 किलोमीटर लंबी। ये इसे भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी बनाती है। सोचिए, देश के कितने बड़े हिस्से के लिए ये एक जीवन रेखा है। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? जब बाकी सारी नदियां पूरब की तरफ जा रही हैं, तो नर्मदा पश्चिम की तरफ क्यों बहती है? क्या है इसका राज? देखिए, इसका जवाब हमें जमीन की सतह पर देखने से नहीं मिलने वाला। इसके लिए हमें थोड़ा गहरा उतरना होगा, मतलब पृथ्वी की परतों के अंदर, और एक ऐसी कहानी को समझना होगा जो लाखों साल पुरानी है। इसका पूरा राज छिपा है एक चीज में, जिसे कहते हैं रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझिए कि जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा दो पहाड़ों के बीच में नीचे धंस गया। बस नर्मदा इसी धसी हुई घाटी में बहती है। तो मजे की बात यह है कि नदी ने अपना रास्ता खुद नहीं बनाया, धरती ने उसके लिए रास्ता तैयार किया। मतलब टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल हुई और विंध्या और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच की जमीन धड़ाम से नीचे धंस गई। और सबसे जरूरी बात, इस नई घाटी की ढलान पश्चिम की तरफ थी। नर्मदा ने तो बस उसी ढलान का पीछा किया। तो मतलब साफ है, नर्मदा उल्टी नहीं बह रही है, वो तो बस फिजिक्स के नियम का पालन कर रही है। भूविज्ञान ने उसके लिए पश्चिम की ओर एक हाईवे बना दिया था और नदी बस उसी पर चल रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि नदी पश्चिम में क्यों बहती है। लेकिन ये अनोखा रास्ता सिर्फ एक भूवैज्ञानिक तथ्य नहीं है। इसका असर इसके आसपास की जमीन और लोगों पर बहुत गहरा है। तो चलिए इसकी यात्रा पर एक नजर डालते हैं। इसका सफर शुरू होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक के घने जंगलों से। वहां से ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से गुजरती है और फिर गुजरात में दाखिल होकर भरूच के पास अरब सागर में मिल जाती है। और ये सफर भी कमाल का है। शुरू में ये पहाड़ी और जंगली इलाकों से होकर गुजरती है, लेकिन जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर बढ़ती है, ये मैदानी इलाकों में पहुंचकर जमीन को उपजाऊ बना देती है। यहीं पर गेहूं, कपास जैसी फसलें होती हैं। और हाँ, लाखों लोगों के लिए पीने का पानी भी यही देती है। और ऐसा नहीं है कि ये नदी सिर्फ काम ही आती है, ये बेहद खूबसूरत भी है। जबलपुर के पास का नज़ारा तो देखने लायक है। वहाँ ये संगमरमर की चट्टानों के बीच से बहती है और शानदार धुआंधार झरना बनाती है। वाकई एक कमाल की जगह है। अब जाहिर सी बात है, इतने शक्तिशाली नदी के प्रवाह को इंसान इस्तेमाल तो करना चाहेगा ही। और यहीं से आधुनिक विकास और उससे जुड़ी बहसों की कहानी शुरू होती है। तो इस नदी पर बड़े बड़े बांध बनाए गए। सबसे मशहूर हैं सरदार सरोवर और इंदिरा सागर। मकसद साफ था, बिजली बनाना, सिंचाई के लिए खेतों तक पानी पहुंचाना और लाखों लोगों को पीने का पानी देना। लेकिन जब आप एक नदी के कुदरती बहाव को रोकते हैं, तो उसकी कोई ना कोई कीमत तो होती है। और इन बड़े प्रोजेक्ट्स ने कई मुश्किल सवाल भी खड़े किए। सबसे बड़े विवाद किस बात पर थे? पहला, स्थानीय लोगों को अपनी जमीन और घर छोड़ने पड़े। दूसरा, नदी के पूरे इकोसिस्टम पर इसका क्या असर हुआ। और तीसरा, जमीन और संसाधनों को लेकर जो बहसें शुरू हुईं वो आज तक चल रही हैं। पर नर्मदा की कहानी सिर्फ भूविज्ञान, बांधों और विवादों तक ही सीमित नहीं है। इसका एक और पहलू भी है जो बहुत गहरा है। लाखों लोगों के लिए ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक जीती जागती देवी है। सदियों से लोगों का जीवन, उनकी आस्था, उनकी दिनचर्या, सब कुछ इसी नदी के इर्द गिर्द घूमता रहा है। ये उनकी दुनिया का केंद्र है। इस नदी को एक जीवित शक्ति माना जाता है, इसीलिए इसके किनारों पर ओंकारेश्वर और महेश्वर जैसे बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं। और कुछ भक्त तो नर्मदा परिक्रमा भी करते हैं, मतलब पूरी नदी के किनारे किनारे पैदल यात्रा। सोचिए कितनी गहरी आस्था होगी। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि नर्मदा का पश्चिम की ओर बहना उल्टा या गलत नहीं है। ये तो इसका एक अनोखा रास्ता है,
एक ऐसा रास्ता जिसने भारत के दिल में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, चाहे वो भूवैज्ञानिक हो, आर्थिक हो या फिर आध्यात्मिक। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक नदी का रास्ता किसी संस्कृति, जीवन और आस्था को इतना गहरा आकार दे सकता है, तो जरा सोचिए हमारे आसपास के पहाड़ों, मैदानों और नदियों में और कितनी ही ऐसी छिपी हुई कहानियां होंगी।